Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर 11th है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि आपका सिलेबस अब जल्दी होगा। आपका जो नीट एग्जाम्स के लिए या हायर लेवल स्टडीज़ के लिए जो लेक्चर्स हैं वो अलग रहेंगे, आपके बोर्ड लेवल स्टडीज़ के लिए आपके लिए लेक्चर्स अलग रहेंगे। अभी जो बोर्ड लेवल स्टडीज़ है उसमें पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। आपका सिलेबस को कंटिन्यूसली जल्दी से जल्दी कवर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका पास फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्री है ये बात बोलना है। हमारे पास मेटल्स होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, 10th क्लास से पढ़ता है। मेटल्स के अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ बाउंड होते हैं वो लैटिस के अंदर मूव करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लैटिस के अंदर, सरफेस के अंदर मूव करते रहेंगे, लेकिन सरफेस से बाहर नहीं आते। अगर ये आपके पास कोई भी मेटल का सरफेस है और इसमें एटम्स हैं, तो जो एटम्स हैं ये क्या है? इनके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एटम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया। ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपना पोटेंशियल के थ्रू। अपने क्या करेगा? इसको अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसको दोबारा से अपने साथ बाउंड कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव आयन के अट्रैक्शन कारण, पोटेंशियल के कारण ये सरफेस से बाहर नहीं जा पा रहा। लेकिन ये फ्रीली मूव कर सकता है। ये मेटल के अंदर मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, लेकिन वहां पर आपके पास में ये सरफेस से आउट नहीं हो सकता, सरफेस से बाहर नहीं जा सकता। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बाउंड, लिख लीजिएगा इसको। द इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, जो एटम के आउटर सेल में लूजली बाउंड होता है, बट कैन नॉट कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल, लेकिन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकता। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। द इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बाउंड टू द आउटर सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकता और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो लेक्चर हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं सरफेस से। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी हमें पता है कि यहाँ पर एटम क्या करेगा? पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करके उसको नीचे लेके आएगा, वापस सरफेस के साथ बाउंड कर लेगा, वापस अपने साथ बाउंड कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसने पोटेंशियल लगाया। तो आपको एक कम से कम एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है। किसको? सरफेस को या एटम को, कि इलेक्ट्रॉन को। जो मेटल के ऊपर, सरफेस के ऊपर आपको एक मिनिमम एनर्जी फॉल आउट करवानी पड़ेगी, आपको एक एनर्जी डालनी पड़ेगी, या आपको इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल सके। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस से। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को शो करने के अलग अलग मेथड्स हैं। फाई नोट से भी हम इसको शो करते हैं, ओमेगा नोट से भी हम शो कर देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। क्या होता है? एच म्यू नॉट। जहां पर एच तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो म्यू नॉट है वो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है आउटर सेल ऑफ द
एटम एंड कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, जो सरफेस से बाहर नहीं आ सकता उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या रहेगा, जो मिनिमम एनर्जी, एनर्जी को ही वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, कहीं और अलग से कोई फंक्शन लगा लो। वर्क फंक्शन का मतलब है आपके पास में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इसको यूज करते हैं। वैसे एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट आपको पता है जूल होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको यूज करते हैं ईवी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ईवी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, कि जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या था, एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आप लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट या रेडिएशन विच फॉल्स ऑन द सरफेस एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एमिटिंग। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे लाइट के इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आता है, अगर आप किसी भी सरफेस पे लाइट गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक गिवन फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। जब उस फ्रीक्वेंसी की लाइट सरफेस पे गिरती है तो वो आपके पास क्या करेगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एमिटिंग। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू होता है, कहाँ से, सरफेस ऑफ मेटल से, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलोगे। अब आपके पास जो वर्क फंक्शन है आपने पढ़ लिया, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हम उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। हर सरफेस के लिए अलग अलग होती है फ्रीक्वेंसी, है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्क फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स हैं उनका नेचर अलग अलग होता है। हर एक के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अलग अलग होती है। एक तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और एक कंडीशन पे सरफेस के, कंडीशन ऑफ द सरफेस। और किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन ऑफ द सरफेस। आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, मैं आपको डेफिनेशंस बोलता रहूंगा, उसके साथ साथ में आपको राइट आउट कर लेते रहना, आपके नोट्स बनते रहेंगे। देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब जल्दी जल्दी सिलेबस हम करेंगे तो लॉन्ग पीरियड आपके पास जो लेक्चर्स होंगे थोड़े से लंबे रहेंगे, 40 मिनट्स टू 1 आवर हो सकता है। तो आप लंबे पीरियड्स के लिए थोड़ा तैयार हैं, उसके नोट्स बनाइए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, हमारे पास भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको बोर्ड लेवल के आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एमिटिंग, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगी, रेडिएशन के लिए होगी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा और एक कंडीशन ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। अब इसी के साथ में आपके पास में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। क्या रहेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन इट, जब उसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा और यहाँ भी आपको पहले बता रहे हैं 8th यूनिट आपके पास है, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आपके पास 12th चैप्टर हमारे पास है, उसके अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा।
एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन इट। जब उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है। कूलम इंटू वोल्ट आपके पास जूल के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपके पास एग्जाम से 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आ जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पढ़ना था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या वर्ड पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? पहली बात तो यही है, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है आपके पास में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना कहाँ से? सरफेस ऑफ मेटल से। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है आउटर सेल में, सरफेस से बाहर नहीं आ सकता मेटल के, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना सरफेस से, तो वो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल से इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोला जाएगा इसको? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलोगे। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो आपके पास अलग अलग मेथड्स का है। आपके पास पहले है थर्माइनिक एमिशन। क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप्स हैं थर्माइनिक एमिशन। क्या है आपके पास? है थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन का मीनिंग क्या रहेगा? थर्म माने हीट, थर्म का आपने क्या लिया? मीनिंग हीट। तो जब आप सरफेस को गर्म करते हो, जब आप क्या करोगे? सरफेस को गर्म करोगे किसी मटेरियल के, किसी भी मेटल के, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन का मीनिंग करेगा एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकलना कहाँ से? सरफेस ऑफ मेटल से, व्हेन हीटेड सुटेबली, जब उसको अच्छी तरह से हम गर्म करते हैं। emission of the phenomena of emission, the phenomena of a emission of the electron from the surface of a metal when heated suitably, जब उसको suitably गर्म किया जाता है। जब आप किसी मेटल सरफेस को हीटिंग करोगे और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस फिनोमेना को बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। अभी इसमें से सरफेस को हमने हीट किया, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उनको हम नाम देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाम होता है थर्माइनिक, थर्माइंस। क्या बोलते हैं? थर्माइंस। जो emitted electrons are called thermions। emitted electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं आर कॉल्ड थर्माइंस। इनका सेकंड नेम होता है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्माइंस या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो emitted electrons when it is suitably are called थर्माइनिक थर्माइंस या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। एंड द फिनोमेना of emission of electron from the surface of metal when heated suitably are called thermionic emission। इसके बाद आपके पास आता है फील्ड एमिशन। क्या आता है? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मीनिंग क्या होता है? जब आप द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही डेफिनेशन, वही स्टार्टिंग है जो आपके पास किसमें थी? थर्माइनिक एमिशन में थी। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फिनोमेना होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहाँ से? सरफेस ऑफ मेटल, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट, जब उस पर क्या लगाया जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन, जब उस पर क्या लगाया जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, ये आपके पास में 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक का हो सकता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा हाई आपके पास में क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे आप सरफेस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसी को बोलते हैं फील्ड एमिशन। इसके बाद आता है आपके पास थर्ड जो है वो है सेकेंडरी एमिशन। क्या आएगा? सेकेंडरी एमिशन। जो सेकेंडरी एमिशन है, नाम से पता है सेकेंडरी मतलब एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना। अभी आपके पास में ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, कोई भी एटम उसके साथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
और यहाँ से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है मेटल के सरफेस से और वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन व्हेन हाई एनर्जी या हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस, या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है कहाँ से? मेटल सरफेस से, फिर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे इसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलोगे। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे इसको? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में जब लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला जाएगा। अभी यहाँ हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन फॉल आउट करवाया, तो सेकेंडरी एमिशन। और जब लाइट गिरेगी, फोटोन गिरेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो पहले एक बार इसी की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपके पास में सेकेंडरी एमिशन है, व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसको? मेटल सरफेस को, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, या इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एंड स्टार्टिंग का जो फॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलोगे। इसके बाद हमारे पास में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोर्थ जो टाइप है। फोर्थ जो टाइप है आपके पास वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या है आपके पास? है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी मैंने वर्क फंक्शन पढ़ाया, तो मैंने वर्क फंक्शन में आपको एक बात बताई थी, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल्स ऑन इट, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी या रेडिएशन फॉल करते ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन, जब उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको क्या बोलोगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो करंट बनता है, जो ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या रहेगा? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन, जब उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास ये चार टाइप्स थे। किस किस के लिए आपके पास है? पहला हमने पढ़ा, क्या चीज़ पढ़ी हमने? इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। उसके टाइप्स फर्स्ट आपने पढ़ा फील्ड एमिशन, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। जब उस पर क्या लगाया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो आपके पास क्या कहलाता है? फील्ड एमिशन कहलाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या कहलाएगा? फील्ड एमिशन कहलाएगा। एंड द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज सुटेबली इज कॉल्ड थर्माइनिक एमिशन। क्या बोला जाता है उसको? थर्माइनिक एमिशन बोला जाता है। और थर्ड था आपके पास सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या रहेगा आपके पास? फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, और जब आप उसको सुटेबली हीट करते हो तो थर्माइनिक एमिशन होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके फिर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फील्ड एमिशन होगा आपके पास में। तो ये चीज़ें आपके पास। और फोर्थ आपने पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हमने पढ़ा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। तो ये सबसे पहले आपके पास इस फिनोमेना को पढ़ा था हर्ट्ज ने। किसने पढ़ा? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज के बाद हेलाच और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशंस की थी। किसने?
पहले हर्ट्स ने पढ़ा, फिर हर्ट्स के बाद किसने, हेलाच और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद लेनार्ड ने, और आपके पास में जो लेनार्ड थे उन्होंने इसका फोटो इलेक्ट्रिक कमीशन का एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, लेनार्ड ने आपके पास में, और लेनार्ड जो था उसके साथ में था आपके पास में मिल्कन। क्या था आपके पास मिल्कन थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे कि कैसे लाइट फॉल करेगी, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट आप किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ही टेक्स एक ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब, उन्होंने क्या एवाक्वेटेड क्या लिया उन्होंने, ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब, ग्लास क्या क्वार्ट्ज की उन्होंने ट्यूब ली थी आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले ट्यूब ले लेते हैं, ये आपके पास ट्यूब होगी, ग्लास और क्वार्ट्ज के आपके पास ट्यूब है। दिस ट्यूब हैव ए विंडो, इसके अंदर अब हम आजकल क्या लेते हैं, इसके अंदर एक विंडो लेते हैं। दिस विंडो हैव ए फिल्टर, इस विंडो के अंदर क्या है, फिल्टर होता है। विच अलाउ द सुइटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट टू पास थ्रू, जो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही पास करने देगा। अगर आप ये सोचते हो भाई कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते रहो वही पास आउट होती रहेगी, तो ये सुइटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट को ही पास आउट करता है। हमने क्या पढ़ा, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आपके पास में क्या बोला गया कि आपके पास में जो फिल्टर है वो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट को ही पास आउट करने देगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए एवोकेटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब which have a window and window have a filter which allow the suitable frequency light to pass through, जो अपने अंदर से suitable frequency light को ही पास करने देगा। and this glass और quartz tube had two metal plates C and A, इसमें दो प्लेट्स थी C और A। C is a photosensitive material plate, C क्या है, photosensitive material, photosensitive जैसे फोटोन गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फोटोसेंसिटिव बोलोगे आप। तो C किसकी बनी प्लेट है आपके पास में, फोटोसेंसिटिव मटेरियल की बनी प्लेट है। एंड दिस प्लेट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, इसको किस पे रखा गया, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया, इसको हम कैथोड बोल देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोल देते हैं हम इसको, एमीटर भी बोल देते हैं या एमीटर बोल देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करेगा। तो सी इज ए फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट विच इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी बी। एंड ए इज अनदर मेटल प्लेट विच इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको किस पे रखा गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा। तो सबसे पहले क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए एवोकेटेड ग्लास और क्वार्ट्ज, इसके अंदर ग्लास की ट्यूब थी विच हैव ए फिल्टर विंडो एंड विंडो है फिल्टर विच अलाउ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही पास आउट करने देगा। एंड ए इज अनदर मेटल प्लेट केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको किस पे रखा गया आपके पास में, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया। देयर इज ए वोल्ट मीटर, यहां पर क्या है, वोल्ट मीटर होगा विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड देयर इज ए माइक्रो एमीटर, और यहाँ क्या होगा आपके पास है, माइक्रो एमीटर होगा टू मेजर द करंट, किसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। तो ये चीजें आपके पास में थी। एक को आप एनोड भी बोल सकते हो क्योंकि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया, एक कैथोड एक एनोड, इसको एमीटर बोलते हैं और इसको कलेक्टर बोलते हैं। एनोड कैथोड हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, एमीटर और कलेक्टर, और ये फोटोन सेंसिटिव प्लेट है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लिया आपके पास में, यहाँ स्विच कीज भी लगाई जाती हैं लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली वैसे समझ रहे हैं, स्विच कीज का हम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपके पास वर्किंग में क्या रहेगा, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल, हमारे फोटोसेंसिटिव प्लेट सी, जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल करते किसके ऊपर, ऑन द मेटल प्लेट सी, फोटोसेंसिटिव है। तो जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट गिरेगी तो इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द प्लेट ए, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, ए की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज ए इज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द प्लेट ए। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, करंट को किसने मेजर किया, माइक्रो एमीटर ने। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस किसने मेजर किया, वोल्ट मीटर ने मेजर किया। तो इसकी वर्किंग में क्या लिखोगे, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द प्लेट सी व्हिच इज फोटोसेंसिटिव, इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, these electron move towards the plate A as it is kept at a positive potential with respect to C। A को हमने किस पे रखा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा विद रिस्पेक्ट टू C।
करंट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर। तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। सीन है इसको हमारे पास अमिट किया था, इसलिए इसको बोलते हैं अमीटर। अब ये चीजें तो आपने पढ़ ली, क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या एक्सपेरिमेंट था, ये तो हमारे पास में है ही। ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब होगी, प्लेट सी होगी जो फोटोसेंसिटिव होगी, प्लेट ए होगी जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी विद रिस्पेक्ट टू सी। सी को नेगेटिव पे रखा। नेगेटिव रखने का क्या फायदा रहा? जब हमने इसको नेगेटिव पे रखा तो इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिपेल किया। जब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो तो ए ने उनको अट्रैक्ट किया, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से करंट बनता है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी हैं, अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देते हैं। रिक्वायरमेंट बेस हम दोबारा से बना लेते हैं इसको एक बार साइड में छोटा सा। ये आपके पास क्या था? आपके पास ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब थी। इस ट्यूब के अंदर क्या था? आपके पास एक फिल्टर था, विंडो थी, विंडो के अंदर फिल्टर था। फिल्टर अलाउ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट टू पास थ्रू इट। सी इज ए फोटोसेंसिटिव प्लेट केप्ट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल। सी ओ किस पे रखा गया? नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया। ए इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ए को किस पे रखा? पॉजिटिव पोटेंशियल पे। और क्या था आपके पास? माइक्रो एमीटर था। और एक आपके पास क्या था? वोल्ट मीटर था। तो ट्यूब को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। माइक्रो एमीटर और एक आपके पास है वोल्ट मीटर। ये चीजें आपने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स ऑन द प्लेट सी, इट एमिट इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द प्लेट ए। ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? प्लेट ए की तरफ जाएंगे। करंट मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर। अब इन्हीं चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या करके? तीन चीजों को लेके हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, जो नेचर आप पढ़ोगे, आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। एक तो हमें इफेक्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अभी फिलहाल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट्स में किस किस का? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आप किसका इफेक्ट पढ़ोगे? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सेकंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक इफेक्ट पढ़ोगे आप इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या पढ़ोगे? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो यहां पर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। कितनी टर्म्स आपके पास? 3 टर्म्स है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। तो आपके पास पहली टर्म क्या है आपकी? इंटेंसिटी। सेकंड टर्म आपके पास पोटेंशियल को यूज करेंगे हम, और थर्ड टर्म जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास में है चीजें, 3 चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट एक इफेक्ट के लिए, इंटेंसिटी के लिए इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो मोस्टली हम पोटेंशियल को और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। आप किसी का भी इफेक्ट पढ़ो, मोस्टली 1 या 2 चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं। इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे तो पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ये इफेक्ट्स को हम करते हैं तब हम इनको कांस्टेंट भी रखते हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू वन क्वांटिटी हम मेजर कर सकें। तो यहां से आपके पास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? इंटेंसिटी के मीनिंग में सबसे पहले आपके पास में क्या? इंटेंसिटी का मतलब है आपके पास एक तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। इफेक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इंटेंसिटी को, ताकि आपको इजी रहे याद करने में, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है। इंटेंसिटी देखो, लाइट है, लाइट के अंदर रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन के अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन लाइट रेडिएशन। एक लाइट रेडिएशन के अंदर जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। फोटोन का सेकंड नाम क्वांटा होता है, और फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको एच म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच म्यू। फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। आपके पास जो यहाँ पर आप यूज करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी को हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। जब लाइट गिरती है, लाइट के अंदर फोटोन्स हैं, और जब फोटोन्स गिरते हैं 1 सेकंड के अंदर, उसी को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड। अब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। अब आपको ये बात देना है, एक फोटोन किसको रिमूव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो इंटेंसिटी आपको पता चल गई। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास में? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने फोटोन्स फॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या चीज है? इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन करंट। करंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट रहेगा आपके पास में, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी के अंदर हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में? इंटेंसिटी
और किसके बीच में बनेगा आपके पास में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हम पढ़ेंगे ग्राफ को, इनके इफेक्ट को। तो देखो जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी आपके पास? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ये दो चीजें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। कौन कौन सी आपके पास में? एक तो आपके पास रहेगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एक रहेगा पोटेंशियल कांस्टेंट। कीपिंग द पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वी मेजर द इफेक्ट ऑफ ए इंटेंसिटी ऑन करंट। तो इंटेंसिटी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? अभी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है पहले समझ लो इसको, है क्या इंटेंसिटी का मीनिंग। मैंने क्या बताया आपको? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स फॉल करेंगे उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी। तो अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो आप एक बात आप ही समझ सकते हो, अगर एक सेकंड में 10 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड आर 10। एक सेकंड में कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं? 10 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। फोटोन कितने फॉल किए? 10 फोटोन फॉल किए पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर। और एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है? एक इलेक्ट्रॉन को। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स करंट को बनाएंगे। अब अगर मैं इंटेंसिटी मतलब जो फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड है, मैं उसको 20 फोटॉन्स पर सेकंड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 20 फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में 20 फोटॉन्स। यहां एक सेकंड में 10 फोटॉन थे, यहां पर एक सेकंड में 20 फोटॉन्स हैं। तो एक सेकंड में 20 फोटॉन्स गिरने का मीनिंग क्या है आपके पास में? कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब आप हर एक को पता है कि अगर एक 20 इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाए, 10 इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ज्यादा करंट बनाएंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का करंट ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें क्या पढ़ा? इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल करते हैं पर सेकंड वो भी इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। फोटॉन्स फॉल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो यहां से हमने किसको इंक्रीज किया? इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो फोटॉन्स इंक्रीज हुए फॉलिंग पर सेकंड। फोटॉन्स इंक्रीज हुए, फोटॉन्स बढ़े तो क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? इंक्रीज हुए। और जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए जो निकले हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इंटेंसिटी व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी। अब यहां पर एक लॉजिक आपके पास शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, इसको लिखना क्या है आपको? व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी कीपिंग द पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, कीपिंग द पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज एंड सो करंट आल्सो इंक्रीज। करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज करेगा। विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीज लीनियरली। दोनों क्या करेंगे? लीनियरली इंक्रीज करेंगे। तो आपको इफेक्ट यही बोलना है, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी। हम किसको इंक्रीज करते हैं? व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली। वो इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए। तो अब आपको मोस्टली आपके एग्जाम्स के अंदर क्या लिखना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में? कीपिंग द पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सबमिटेड आल्सो इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन सबमिट होंगे इंक्रीज होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीज लीनियरली। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो ये इफेक्ट था आपके पास किसके लिए? इंटेंसिटी के। तो इंटेंसिटी कारण करंट पे क्या इफेक्ट हुआ ये आपने पढ़ लिया। अब इंटेंसिटी को पढ़ा तो क्या कांस्टेंट था? पोटेंशियल कांस्टेंट था और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। तो अब अगर हम यही चीजें इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर इफेक्ट किसके लिए निकालते हैं? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इफेक्ट ऑफ ए पोटेंशियल।
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास, सॉरी सेकंड, आपके पास इफेक्ट ऑफ ए पोटेंशियल। आपको पता है पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल हम दो तरीके से पोटेंशियल लेते हैं, तो हम दोनों का इफेक्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस इफेक्ट को पढ़ना, तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड ए इंटेंसिटी कांस्टेंट। हमने एक्सपेरिमेंट को तो करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां पर प्लेट सी थी जो आपके नेगेटिव पोटेंशियल पे थी, और ए आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे था। तो अब अगर यहाँ पे कुछ करंट है तो हम ग्राफ बनाते हैं करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। ये आपके पास करंट है, इधर आई करंट का सिंबल हो गया आपके पास, यहाँ पर जीरो करंट हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखते हो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए किस पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर मैं ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के अकॉर्डिंग में, सी के अनुसार अगर मैं ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल को, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल का इंक्रीज करता हूं। व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, अब जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन्स क्विकली मूव करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जल्दी क्विकली मूव करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए, अट्रैक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो करंट इंक्रीज, लीनियर करंट क्या होगा, इंक्रीजेस विद इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए। जब ए का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अभी ध्यान रखना, करंट जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, करंट को जीरो से नहीं उठाना, करंट को नेगेटिव, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल से उठाना है। तो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, करंट भी इंक्रीज किया। यहां से आपने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज हुआ। आफ्टर सम टाइम करंट बिकम्स मैक्सिमम, देयर इज नो चेंज इन करंट, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। जो मैक्सिमम करंट हुआ उसको क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट बोलोगे। अब यह बोलोगे कि सर ये नेगेटिव से क्यों स्टार्ट हुआ, जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ, अभी आप इस चीज को यहाँ समझेंगे जब हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम करंट बिकम्स मैक्सिमम, दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब यहाँ से अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए जो था उसको डिक्रीज करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हेन वी डिक्रीज द नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए के पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है आपके पास में, तो यहाँ पर भी कैसा चार्ज आना स्टार्ट होगा, नेगेटिव। जब हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो क्विकली अट्रैक्ट हुआ, क्विकली मूव किया था। अब इसके सामने नेगेटिव पोटेंशियल है, जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका रिपल्सन बढ़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो ए की तरफ आ रहे हैं वो कम होते जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 100 जा रहे थे, फिर 99, फिर 98, 97, जब इलेक्ट्रॉन्स जब रीच कर रहे थे ए की तरफ, अगर वो कम हो जाएंगे तो उसके साथ साथ में आया करंट भी डिक्रीज करेगा, करंट क्या करेगा, डिक्रीज। तो यही बात हमें यहाँ लिखनी है, व्हेन वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, व्हेन वी डिक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट क्या करेगा, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, करंट स्टार्ट से डिक्रीजिंग। अब अगर यहां जीरो पोटेंशियल आ जाए एक तरीके से, जैसे यहां पर जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं, क्योंकि ये जो हाइट है ये करंट को शो कर रही है। अब ये करंट जीरो क्यों नहीं हुआ, सबसे पहली बात, अगर यहां से मैं मान लेता हूं 100 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स से 100 इलेक्ट्रॉन्स ए तक जा रहे थे, तो उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल था। अब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे डिक्रीज किया, जैसे जैसे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज किया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। मान लेते जब ये जीरो पोटेंशियल पे आया, एक तरीके से आपके पास क्या आया, जीरो पोटेंशियल आया, जैसे जीरो पोटेंशियल आया, जरूरी थोड़े कि सभी इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा। हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन जो
फिर भी जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो क्रॉस करके ए तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी जीरो पोटेंशियल हुआ है, इतना नेगेटिव पोटेंशियल नहीं हुआ कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दे। तो अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेंगे तो करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स ए तक रीच करते रहेंगे तब तक करंट जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्हेन वी डिक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए और इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए, पॉजिटिव डिक्रीज करेगा, नेगेटिव इंक्रीज करेगा, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा एट विच करंट बिकम्स जीरो। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जीरो हुआ है, जीरो पोटेंशियल पे तो जीरो नहीं, क्योंकि फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां रीच कर रहे थे, वहां पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वहां पर इतना ज्यादा हाई नेगेटिव पोटेंशियल आ गया ए के ऊपर कि उसने क्या किया, सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया कि मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। जब यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन रीच नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट कहाँ बनेगा। तो व्हेन वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए या डिक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, करंट बिकम्स जीरो। एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिसपे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग ए पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है, कट ऑफ ए पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ ए पोटेंशियल। तो ये चीज तो आपके मान लेते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में इंटेंसिटी I1 रख के एक्सपेरिमेंट किया। अब अगर मैं इंटेंसिटी I2 इंक्रीज कर लेता हूं, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट, एक बार मैंने रीडिंग्स ले ली, एक बार मैंने इंटेंसिटी के साथ में, अब मैंने क्या किया, लाइट को लेके आया, मैं दूसरी लाइट फॉल आउट करवाई, अलग से रेडिएशन फॉल आउट किया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अब पहले वाले से ज्यादा है। तो व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी क्या की बढ़ा दी मैंने, I2 इंटेंसिटी लगाई, I2 इज ग्रेटर देन I1। जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, आपने पढ़ा था इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करते हुए बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल करते हुए इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। और जो करंट इंक्रीज था वही चीज यहाँ पर, अब इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया तो हमने क्या देखा, जो सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज कर गया। सैचुरेशन करंट पहले यहाँ था, अब सैचुरेशन करंट यहाँ चला गया। तो व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट इंक्रीज, सैचुरेशन करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर भी इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, उसने सभी इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया, करंट जीरो हो गया। तो जैसे जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का किस पे इफेक्ट रहेगा, सैचुरेशन करंट पे, सिंपली करंट पे। इंटेंसिटी का इफेक्ट हम किसको शो करने के लिए यूज करेंगे, सिर्फ सैचुरेशन करंट को। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट इंक्रीज। अगर मैं I3 इंटेंसिटी लेके दोबारा से रेडिएशन डालता हूँ तो अब और इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी, सैचुरेशन करंट और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो क्या राइट आउट करोगे इसको, व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए, जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर क्विकली, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर सम टाइम करंट बिकम्स मैक्सिमम, दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन ए करंट। एंड व्हेन वी डिक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए, जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, पॉजिटिव को डिक्रीज किया, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। एंड एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होगा एट विच करंट बिकम्स जीरो, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलोगे इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ ए पोटेंशियल। ये चीज आपके पास था किसके लिए, इफेक्ट ऑफ ए पोटेंशियल के लिए। तो अब आपके पास भी इसी एक्सपेरिमेंट में अब आप क्या बचता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ेगा, इफेक्ट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपके पास में, पोटेंशियल को रेज कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा था, फोटोन, फोटोन लाइट के अंदर होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच म्यू। एच तो आपका प्लेन्स कांस्टेंट हो गया और म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, म्यू क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
अब यहाँ से एक छोटा सा लॉजिक समझना है, उस लॉजिक के साथ आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये आपके पास कोई सरफेस ऑफ मेटल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जिससे एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब ये जो वर्क फंक्शन है, अगर ये 10 जूल है, मतलब 10 जूल मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक मैथमेटिकल बेसिस हिसाब से हम देख रहे हैं इसको। अगर 10 जूल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और मैं इस पर एक फोटोन डालता हूँ 20 जूल एनर्जी का, कितनी जूल एनर्जी का, 20 जूल मान लेते हैं, जूम करते हैं, अगर ये 20 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 10 जूल, मिली कितनी, 20 जूल। तो बाकी 10 जूल वो अपने आप को चलाने में यूज़ करेगा, मतलब उसकी चलने पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी, क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो 10 जूल को उसने यूज़ किया चलने के लिए। जब आपने क्या किया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ से जब 20 जूल का फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल की रिक्वायरमेंट थी, वर्क फंक्शन 10 जूल था। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला तो उसने 10 जूल को चलने में यूज किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब अगर मैं इस 30 जूल की 20 जूल की बजाय 30 जूल को डालता हूँ, 20 जूल की बजाय 30 जूल का अगर मैं फोटोन डालता हूँ तो 30 जूल का जो फोटोन है जब इस पर फॉल करता है तो निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, वर्क फंक्शन 10 जूल ही रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन तो वही एनर्जी लेगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाकी जो 30 जूल में से 20 जूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ बात ध्यान रखने के लिए आ रही है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो टोटल एनर्जी फोटोन की बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो वर्क फंक्शन इंक्रीज नहीं होता, क्या इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, वर्क फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो ये बात आपको ध्यान है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपके पास सबसे बेसिक बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए, कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो वही रिक्वायरमेंट है एनर्जी जो उसको पहली बार में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम पढ़ते हैं तो ये करंट रहेगा, इफेक्ट वही रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब हमने म्यू1 फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये ग्राफ, हमने स्टार्टिंग में हमें ये मिला। अब मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को किया दोबारा से म्यू2 फ्रीक्वेंसी के साथ। अब मैंने जो लाइट फॉल आउट करा इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। जब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया मैंने क्या देखा, जो सैचुरेशन करंट है वो तो सेम रहा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, ये पहले V1 था, ये मान लेते V2। नेगेटिव पोटेंशियल 0 से इधर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों इंक्रीज किया हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जब हम किसको इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसको रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल ए को देना पड़ेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप होता है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। सो व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। With increase in kinetic energy there is increase in the stopping potential, stopping potential भी या कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दोबारा से इंक्रीज करके एक्सपेरिमेंट किया तो दोबारा से फिर से पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो व्हेन वी इंक्रीज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो देयर इज इंक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। क्योंकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आएगा, एक 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये तीनों का इफेक्ट है। रिलेशन को बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लीजिए।
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे या करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब इसी के बाद में हमने अभी जो पढ़ा उस चीज़ों में हमने देखा, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ किस किस के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे, देखो यहाँ पर जीरो फ्रीक्वेंसी है, अब हमने पढ़ा जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होता, एक गिवन फ्रीक्वेंसी पर ही, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अगर आप इसको पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव में जाके मिलेगा आपके पास। अब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अब सेकेंड मटेरियल के लिए लोगे तो अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा। तो जो आपके पास में लॉस गिवन थे, तो इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, सबसे पहली बात इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, ये बातें बिल्कुल ध्यान रखने के लिए, यही आपके लॉज में आएंगे। इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉज आएंगे, लाज आएंगे आपके पास में, इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो करंट भी इंक्रीज किया था, हमने इससे पीछे वाले ग्राफ में पढ़ा था, वहां पर आपके पास ऐसे ग्राफ्स आ रहे थे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था। तो इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, करंट को। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां पर आपके पास इंटेंसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है और करंट है। इन पांच चीजों के रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। इंटेंसिटी बढ़ती है तो कौन बढ़ता है, करंट। इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, करंट को इफेक्ट करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी किस किस को इफेक्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। फ्रीक्वेंसी दो चीजों को इफेक्ट करेगी, इंटेंसिटी करंट को इफेक्ट करेगी। तो फर्स्ट लॉ तो यही हो गया आपके पास, इंटेंसिटी चेंज होगी क्यों, तो इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करेगी, करंट को, ना कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम फॉल आउट करवाते तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एमिटिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे लाइट के रेडिएशन के इलेक्ट्रॉन समिट आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो कम फ्रीक्वेंसी पे देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई एमिशन नहीं होता है। आपके पास ये बात रहेगी। उसके बाद में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, चेंज करती, इंक्रीज करती किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। इफेक्ट किसको करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। किसको इफेक्ट करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। लास्ट जो आपके पास लॉ में आता है वो आता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही फोटोन गिरेगा उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर, उसमें कोई लैग ऑफ टाइम, मतलब टाइम नहीं लगता, टाइम इंटरवल नियरली जीरो है। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन गिरता 10⁻⁹ सेकंड या 10⁻⁸ सेकंड में जैसे हाई स्पीड से फोटोन गिरता है, फोटोन की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो देर इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ के अंदर आपने क्या पढ़ लिया था, आपने इंटेंसिटी करंट को चेंज करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। फिर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपके साथ साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये आपके पास टॉपिक्स थे आपके पास जो हमें आज लर्न करने हैं।
तो अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप हमारे पास ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं या अपने टीचर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसके नोट्स बनाइएगा। आप अगर हैंड रिटन फिजिक्स के नोट्स नहीं बनाते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और जितना हो सके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।